चैप्टर 47 की स्टार्टिंग होती है जहां हमें ग्रीन सिग्नल का सीन दिखाया है। तभी गाड़ी में बैठे जेमिन के स्टेप डैड जेमिन से कहते हैं, ये राहत की बात है कि तुम्हारी मॉम ने तुम्हारे लिए पहले से ही एक जोड़े नए कपड़े खरीद रखे थे। तो जेमिन कहता है, हाँ, वरना मुझे ऐसे ही गीले कपड़ों में वापस जाना पड़ता। फिर वहां ऐसे ही हंसी मजाक की बात चलती रहती है, पर पीछे बैठे सभी लोग टेंस में होते हैं। जहां जेह्योन मन में सोचता है, ये डेफिनेटली एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर है, लेकिन क्यों ये काफी सफोकेटिंग लग रहा है। इसके कुछ टाइम बाद जेमिन अपने स्टेपडैड से कहता है कि वो उन्हें यहाँ उतार सकते हैं। फिर सभी निकल गए होते हैं और बोमी भी उतर रही होती है। फिर आगे जेमिन कहता है, मैं भी जाता हूँ, मुझे कहीं और भी जाना है। तो वो ठीक है कहते हैं। फिर वो कुछ कहने की कोशिश करते हैं पर हिचकिचा रहे होते हैं, पर हिम्मत करके कहते हैं, जेमिन। ये सुनकर वो उनकी तरफ देखता है। फिर आगे वो निराश होते हुए कहते हैं, मैं जानता हूं तुम्हें ये एक एक्सक्यूज की तरह लगेगा, लेकिन मैंने और तुम्हारी मॉम ने सोचा था कि अगर हम दोनों साथ हो गए तो तुम्हारे कंधे से थोड़ा बोझ कम कर पाएंगे। इसलिए जब तुमने अपने डैड के पास जाने का माइंड बनाया तो तुम्हारी मॉम ने तुम्हें रुकने के लिए कुछ नहीं कहा। उसे लगा कि उसने फिर दोबारा कुछ गलत कर दिया है और ये काफी मुश्किल था उसके लिए। फिर हमें पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है जहां जेमिन की मॉम को पता चला था कि वो प्रेग्नेंट है, जो जानकर वो काफी ज्यादा शॉक्ड हुई थी। फिर प्रेजेंट में आगे उसके स्टेप डैड बताते हैं, सच कहूं तो हम इसे नहीं रखने वाले थे। मैं वरीड था तुम्हारी मॉम के लिए, क्योंकि इस उम्र में उनके लिए बर्थ देना डेंजरस हो सकता है। फिर हमें पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है जहां प्रेगनेंसी पता चलने के बाद जेमिन की मॉम कहती है, मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं सिर्फ जेमिन के लिए जीऊंगी, जब मैं एक अच्छी पेरेंट नहीं बन पाई तब। लेकिन क्यों दुनिया मेरे लिए इतनी क्रूल है। मैं पहले ही अपना एक प्रेशियस चाइल्ड अपने दिल के अंदर दफन कर चुकी हूं, जो मैंने किया उस वजह से। फिर वो अपने चेस्ट पर जोर से हाथ मारते हुए कहती है, तो आखिर मैं ये दोबारा कैसे कर सकती हूं। पहले ही अपने एक बच्चे को दफनाना दिल को चीर देने जैसा है। वहीं वो उसे रुकने को कह रहे होते हैं, वरना वो खुद को हर्ट कर लेंगी। फिर आगे वो रोके हुए कहती है, आखिर मैं कैसे अपने खुद के बच्चे का फ्यूचर डिस्ट्रॉय कर सकती हूं, दोबारा अपने ही हाथों से। फिर प्रेजेंट में वो जेमिन से कहते हैं, मैं शर्मिंदा हूं तुम्हें पूछने के लिए कि तुम समझो, लेकिन अडल्ट बनने का यह मतलब नहीं है कि वो हमेशा सही डिसीजन लेंगे, और ना ही सभी एडल्ट मैच्योर और समझदार होते हैं। मुझे पता है मैं कुछ ज्यादा ही मांग रहा हूं, पर उम्मीद है कि तुम अपनी मॉम से ज्यादा नाराज नहीं होगे। मुझे माफ करना, हम एडल्ट के इतने मतलबी होने के लिए। ये सब सुनकर जेमिन शांति से खड़ा रह जाता है और उस टाइम को याद करता है जब उसकी मॉम ने उसे न्यूज़ दी थी कि वो प्रेग्नेंट है, जहां वो भी काफी स्ट्रगल कर रही थी उसे ये बात बताते हुए। फिर वो आंखें बंद करते हुए सोचता है, अगर उन्होंने सच में सब कुछ पीछे छोड़कर अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू करने का फैसला किया होता, अगर वो अपने दम पर अच्छी जिंदगी जीने की कोशिश कर रही होती, तो शायद मैं उनसे नाराज भी हो सकता था, उनसे नफरत कर सकता था। लेकिन दिक्कत यह है कि मुझे उनके लिए वो गुस्सा महसूस ही नहीं हो रहा। इसी बीच उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी आती है। उसे लगता है जैसे वो किसी बहुत जरूरी बात को भूल रहा है, कोई ऐसी बात जो उसे याद आनी चाहिए थी, पर अभी साफ नहीं हो पा रही। तभी वो सभी वहां खड़े होते हैं और आपस में बातें करते हुए सोचते हैं कि अभी उनका जाना सही नहीं। तभी जेमिन को याद आता है कि उसके दोस्त वहीं हैं। तो फिर वो पीछे मुड़ते हुए कहता है, हे तुम सभी का शुक्रिया। मैं थोड़ा शर्मिंदा हूं तुम सभी को अपनी बुरी साइड दिखाने की वजह से। खैर, अपना ध्यान रखो। मैं बाद में तुम सभी को कुछ डिलीशियस खिलाऊंगा। ये कहकर वो हंसने लगता है। तो जेह्योन कहता है, क्या तुम पहले ही जाने की प्लानिंग बना रहे हो। फिर बोमी कहती है, अभी अलग होना सही नहीं। फिर सियोन हुई कहती है, चलो कैफे चलते हैं। पर जिनयोंग शांत रहता है। ये देखकर सभी उसे कुछ कहने को बोलते हैं, पर तभी जेमिन कहता है, अगर ये इसीलिए है क्योंकि तुम सभी को मेरी फिक्र हो रही है तो कोई चिंता की बात नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूं। पर तभी जिनयोंग कहता है, अगर तुम्हें अच्छा लगता है तो बस आ जाओ, और अगर तुम देर रात तक यहां रहो तो ये लोग रात भर तुम्हारी चिंता नहीं करेंगे, बल्कि खुश होंगे कि सब साथ है। फिर वो क्लैरिफाई करता है कि पिछली बार तुम अपनी कहानी शेयर करने वाले थे, लेकिन उस दिन मैंने मना कर दिया, क्योंकि मेरा ये प्लान नहीं था कि मैं तुम्हारा इतना करीबी दोस्त बनूं। ये सुनकर जेमिन को रियलाइज होता है कि उस दिन जिनयोंग ने उसकी स्टोरी सुनने से क्यों मना कर दिया था। इसके बाद जिनयोंग बहुत जेंटली बोलता है, अगर तुम्हें किसी से दिल की बात कहने की जरूरत है तो अभी सबसे सही समय है। वो आगे कहता है, यहां मौजूद लोगों से ज्यादा कोई और तुम्हारी बात सुनने की इच्छा नहीं रखता है।
लेकिन सबसे जरूरी बात, वो दबाव नहीं डालता। वो साफ कहता है कि अगर तुम नहीं चाहते तो तुम्हें कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। ये सब सुनकर जैमिन थोड़ा हैरान और खुश होते हुए कहता है, क्या सच में तुम वही जिनयोंग हो जिसे मैं जानता हूं? और साथ ही मन में सोचता है, मैं यहां से आर्ट स्टूडियो जाने वाला था सोमंग से मिलने, पर तभी वहां सोमंग आ जाती है और उन सभी को वहां देखकर थोड़ी हैरान हो जाती है। तभी हमारी स्टोरी पास्ट में जाती है, जहां सभी बच्चे हामिन के बारे में बात कर रहे होते हैं और अलग अलग अफवाह बना रहे होते हैं। ये सब सुनकर सोमंग मन में सोचती है, मुझे नहीं पता था कि अफवाहें इतने समय में इतनी बढ़ सकती हैं। ये सभी मनगढ़ंत बातें बना रहे हैं। इसके बाद वो अपने क्लासरूम में बैठी होती है। तभी कुछ लड़कियां ही उसे देखकर कहती हैं, क्या उस दिन सुमंग को भी टीचर्स ऑफिस नहीं बुलाया गया था? कहीं वो सुमंग तो नहीं? ये सुनकर वो काफी शॉक्ड हो जाती है, पर तभी वो सब हंसते हुए कहते हैं कि वो सभी मजाक कर रहे थे, और आखिर तुम कैसे उसकी गर्लफ्रेंड हो सकती हो? इसके बाद स्कूल कॉरिडोर में सोमंग सुंगजे से टकराती है, पर वो फौरन अपनी गर्दन घुमा लेता है। ये देखकर वो अपने मन में सोचती है, सरप्राइजिंगली ये काफी शांत रहा है। मुझे लगा था इसने अभी तक हमारे बारे में अफवाह फैला दी होगी, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। तभी हमिन सुमंग को देख लेता है, तो वो अपने दोस्तों से कुछ भूलने का बहाना बनाकर क्लासरूम में चला जाता है। फिर सुमंग उन दोनों को साथ देखकर मन में सोचती है, क्या जेमिन इन लोगों के साथ नहीं है अब? और अब उससे टकराना इतना मुश्किल क्यों हो गया है? ऐसा लग रहा है कि वो मुझे जानबूझकर इग्नोर कर रहा है। फिर हमें दिखाया जाता है टीचर सोमंग को कुछ मटेरियल आर्ट रूम में रखने को कह रही होती है। तभी वो कहती है, रुको, ये तुम्हारे अकेले के लिए भारी होगा। फिर वो वहां से गुजर रहे हमिन को रोकती है और उससे सोमंग की मदद करने को पूछती है। ये सुनकर वो दोनों ही एक दूसरे को देखने लगते हैं। इसी के साथ हमारा 47 चैप्टर कंप्लीट होता है। चैप्टर 48 की स्टार्टिंग में वो दोनों आर्ट रूम की तरफ जा रहे होते हैं, जहां हामिन कहता है, तुम मुझे ज्यादा अच्छी शॉर्ट हेयर में लगती हो। ये सुनकर सुमंग कहती है, मेरा मन नहीं किया इन्हें काटने का। फिर आगे वो पूछती है, क्या तुम्हारा सेल फोन नंबर चेंज हो गया है? तो हामिन कहता है, नहीं। तो सोमंग कहती है, इसका मतलब तुम मेरे कॉल्स को जानबूझकर इग्नोर कर रहे थे? ये सुनकर वो कुछ नहीं कहता, शांत रहता है। फिर सोमंग आर्ट रूम का दरवाजा काफी गुस्से में खोलती है और सामान को पटक कर रखती है। फिर हमिन की तरफ मुड़ते हुए कहती है, आखिर क्या चल रहा है? तुम मुझे अवॉइड क्यों कर रहे हो? पहले तो मुझे लगा कि अफवाहों की वजह से तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो ताकि मुझ पर कोई बात ना आए। लेकिन दिन हफ्तों में बदल गए और हफ्ते महीनों में बदल गए। स्कूल में तुमसे मिलना ही मुश्किल था, तुमसे कांटेक्ट करना तो दूर की बात है। लेकिन तुमने कहा था कि तुम्हें मुझे खोने का डर है। मैंने बस इंतजार किया और बस इंतजार किया कि तुम मुझे कांटेक्ट करोगे। क्या तुम जानते हो मैं कितनी डरी हुई थी? मैं लगातार खुद से पूछे जा रही थी, क्या होता अगर मैंने उसका मैसेज टाइम पर देख लिया होता तो? क्या वो अब मुझे पसंद नहीं करता है? आगे वो अपसेट होते हुए कहती है, अगर तुम मुझसे थक गए थे तो तुम्हें मुझे बस बता देना चाहिए था। मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। फिर वो आगे बढ़कर हम इनका बाजू पकड़ती है और कहती है, क्या तुम्हें मुझसे बस यही कहना था कि मैं छोटे बालों में अच्छी लगती हूं? अगर तुम मेरी लाइफ से डिसअपियर भी हो गए तो तब भी किसी को ये अजीब नहीं लगेगा और जिंदगी ऐसे ही चलती रहेगी जैसी वो होनी चाहिए। ये ऐसा लग रहा था जैसे ये सब मैंने इमेजिनेशन कर लिया हो, जो कुछ हमारे बीच हुआ। तुम जानते हो ये कितना डरावना था? तभी हमीन अपना हाथ सुमांग की तरफ बढ़ाता है पर रुक जाता है। तभी वो सुमांग से कहता है, जैसा तुम्हें करना चाहिए। ये सुनकर सुमांग थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है। आगे हमीन अपनी आंखों को ढकते हुए कहता है, ये हम दोनों के लिए अच्छा है अगर हम दोनों एक दूसरे के बारे में भूल जाएं। ये सुनकर सुमंग पूछती है, क्या तुम सीरियस हो? तभी वो उसकी तरफ देखती है, फिर उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाती है और उसकी आंखों पर से उसका हाथ हटाती है। जैसे ही वो ये करती है, वो देखती है कि हमिन भी रो रहा होता है, जिसकी आंखों में आंसू होते हैं और वो भी काफी दुखी होता है। ये देखकर सुमंग उससे पूछती है, आखिर तुम क्या कर रहे हो? तभी बाहर से कुछ बच्चों की आवाज आती है, जो लंच ब्रेक होने ही वाला है इस वजह से वापस क्लासेस में जा रहे होते हैं। तो हमिन सोमंग का हाथ पकड़ता है और उसे अपने साथ आने को कहता है। फिर वो उसे सीढ़ियों के पास ले आता है, फिर उसका हाथ छोड़ता है। तो सोमंग उससे कहती है, हे क्या हो रहा है?
मैं लगातार उस बारे में सोचे जा रही हूँ जब तुमने कहा था कि तुम्हारा पास कोई रिक्वेस्ट है। ये सुनकर हामिद शांत रहता है और कुछ नहीं कहता। तो सुमंग कहती है, नहीं, तुम्हें मुझे बताने की जरूरत नहीं, अगर तुम मुझे नहीं बताना चाहते तो। लेकिन बदले में तभी लंच ब्रेक खत्म होने की बेल बजती है। ये सुनकर सुमंग कहती है, चलो थोड़ी देर और बात करते हैं। तुम क्लास में देर से आने का कोई बहाना तो बना ही सकते हो, है ना? इसके थोड़ी देर बाद वो दोनों वहीं सीढ़ी पर बैठ जाते हैं। फिर सुमंग कहना स्टार्ट करती है, सच कहूं तो मैंने सुना है कि तुम इस समय काफी मुश्किलों से गुजर रहे हो। तुम्हारे ग्रेड हमारे स्कूल में सबसे ज्यादा हैं, लेकिन अभी हाल फिलहाल में तुम्हारे स्कोर मॉक टेस्ट में लगातार गिरते जा रहे हैं, तो इसलिए टीचर्स इमरजेंसी मोड पर हैं। ये सुनकर हामिन हंसने लगता है और कहता है, हाँ, सभी लोग दूसरों के बिजनेस में ज्यादा इंटरेस्टेड हैं। तभी सुमंग उसका बाजू पकड़ते हुए कहती है, मैं जानती हूं तुम हमेशा अपना बेस्ट ट्राई करते हो, तो मैं परेशान थी कि सभी, इंक्लूडिंग तुम भी, खुद को ही ब्लेम करोगे इन सिली ग्रेड्स की वजह से। फिर आगे वो कहती है, मैं आर्ट स्टूडियो छोड़ रही हूं और एक आर्ट एकेडमी जा रही हूं जो मेरी हेल्प करेगा प्रिपरेशन में आर्ट कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए। ये सुनकर हमीन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि आर्ट डायरेक्टर कैसे सुमंग को आर्ट एकेडमी जाने के लिए सजेस्ट कर रही होती है। आगे सुमंग कहती है, तो ये मेरे साथ हो रहा है। मैं सीरियसली एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट करने जा रही हूं। तो मैं पूछना चाहती थी कि क्या तुम ड्राइंग पे गिव अप करने जा रहे हो? क्यों ना हम तुम्हारे मॉम डैड को मनाने की कोशिश करें ताकि तुम मेरे साथ आर्ट कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर सको। क्या ये अच्छा नहीं होगा? वो करना जो तुम करना चाहते हो। पर तभी हमीन कहता है, नहीं, मैं अब कभी भी ड्रॉ नहीं करूंगा। ये सुनकर सुमंग कहती है, क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम्हें अपने पेरेंट्स को मनाने में दिक्कत आ रही है? मैं एक रास्ता ढूंढने की कोशिश करूंगी। अगर तुम्हारी मॉम मना कर रही है, तो क्या तुमने इस बारे में अपने डैड से बात करने की कोशिश करी? अगर तुम आर्ट कॉन्टेस्ट में एक प्राइज जीत जाते हो तो। पर तभी हामिन उसे बीच में टोकते हुए कहता है, मैं ड्रॉ को एक हॉबी की तरह पसंद करता हूं। मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं आर्ट कॉलेज जाने में, और मैं नहीं देख सकता तुम्हें आर्ट कॉलेज जाते हुए। यह सुनकर सोमंग नाराज हो जाती है। फिर खड़े होते हुए कहती है, मैं जानती हूं, ये ऐसा नहीं है कि ये मैं चाहती हूं, लेकिन मुझे आर्ट कॉलेज जाना होगा ताकि मैं अपने रहने के लिए कमा सकूं अपने आर्ट से। ये कहकर वो थोड़ी देर रुकती है। फिर आगे कहती है, कम से कम मैं अपनी फीलिंग्स को दबाकर तो नहीं रखती। साथ ही ये बात क्लियर करते हुए कि मुझे कुछ ऐसा करने के लिए मजबूर किया जा रहा है जिससे मुझे नफरत है। तुम अपनी पूरी लाइफ उन चीज़ों को छोड़ने में बिता सकते हो जो तुम्हें पसंद हैं, जैसे तुम्हारी ड्राइंग्स और मैं। तुम बुज़दिल हो। ये कहकर सुमंग वहां से चली जाती है और वहां हमीन अकेला बैठा रह जाता है, बिल्कुल अकेला, और सब चीज़ों से थका हुआ। इसी के साथ हमारा 48 चैप्टर कंप्लीट होता है। चैप्टर 49 की स्टार्टिंग होती है जहां सोमंग स्कूल कॉरिडोर में चल रही होती है। तभी उसकी नज़र एक पोस्टर पर जाती है जो होंगडुक यूनिवर्सिटी डिज़ाइन कॉन्सर्ट के बारे में होता है। तो सोमंग ये देखकर अपनी आर्ट टीचर से इसके बारे में पूछती है। तो आर्ट टीचर उसे इसमें compete करने को बोलती है और बताती है कि ये उसे अच्छा एक्सपीरियंस गेन कराने में मदद करेगा। ये सुनकर सुमंग के मन में हमीन का ख्याल आता है और वो सोचती है, मैं जानती हूं ये मेरा बिजनेस नहीं है, पर फिर भी। ये सोचकर वो टीचर से एक और पर्चा ले लेती है। इसके कुछ टाइम बाद हमें हामिन दिखाया जाता है जहां एक लड़का हामिन को आवाज लगाता है और फिर उसे एक पेपर देते हुए कहता है, किसी ने मुझसे पूछा तुम्हें ये देने के लिए। हामिन उससे पूछता है कि ये किसने दिया, पर उसे भी नहीं पता होता क्योंकि किसी और को भी ये पास करने को दिया गया था। आगे वो लड़का कहता है, मुझे लगता है ये लव कन्फेशन लेटर है। ये सुनकर बाकी बच्चे भी काफी इंटरेस्ट के साथ देखने लगते हैं। तभी हामिन वो पेपर खोलता है जो होंगडुक यूनिवर्सिटी डिजाइन कॉन्सर्ट का पर्चा होता है। ये देखकर बाकी बच्चे हंसने लगते हैं और कहते हैं कि ये किसी का मजाक होगा। तभी वो चश्मे वाला लड़का नोटिस करता है कि उस पर्चे के साथ एक नोट भी है। वो नोट पढ़ने लगता है, हम इस चैलेंज पीरियड से गुजर रहे हैं, ये प्रूफ है कि हम अपना बेस्ट ट्राई कर रहे हैं ब्लूम करने के लिए। ये पढ़कर वो कहता है, आखिर ये किस तरह की बुलशिट है? तभी हमिन गुस्से से उसे बंद करता है और पीछे मुड़ता है और कहता है, हाँ, मैं जानता हूं, तुम्हारा मतलब अपने शब्दों से है जो तुम्हारे मुंह से निकले हैं,
किसी और के निजी मामलों में बेवजह दखल देने के बाद ये बुलशिट है ना? ये सुनकर वो लड़का घबरा जाता है और सॉरी बोलता है। इसके बाद वो चश्मे वाला लड़का एक लड़की से हमिन की बुराई करते हुए कहता है, कितना घटिया इंसान है। आजकल उसे क्या हो गया है? वो इतना सेंसिटिव हो गया है कि मैं उसे कुछ भी नहीं कह सकता। तो वो लड़की कहती है, तुमने ही लाइन क्रॉस की थी पहले। तुम्हें उसकी परमिशन के बिना उसका नोट नहीं पढ़ना चाहिए था। तो वो चश्मे वाला लड़का कहता है, फिर भी वो पहले की तरह एक्ट नहीं कर रहा है, और जब वो इस तरह का एक्ट करता है तो मैं उसे और बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये सुनकर लड़की कहती है, हाँ हाँ खूं, ये तो सच है। तभी वहां से गुजरती हुई सुमांग ये सब सुन लेती है और मन में सोचती है, मैं आई थी ये जानने कि उसे वो पोस्टर मिला या नहीं, पर मैंने तो कुछ अनकंफर्टेबल ही सुन लिया। आगे वो लड़का कहता है, क्या ऐसा वो अपने ग्रेड्स की वजह से कर रहा है? तो वो लड़की कहती है, हाँ ऐसा हो सकता है। वहीं सोमंग आगे सोचती है, मुझे नहीं पता वो क्या सोच रहा है। वेल, मैं गिव अप करती हूँ। इसके बाद हमें हमिन के घर का सीन दिखाया जाता है, जहां जेमिन हमिन के रूम में झांकते हुए कहता है, हमिन, क्या आप स्टडी कर रहे हो? क्या मैं अंदर आ सकता हूं? तो हमिन कहता है, नहीं, मैंने अभी बस छोटा सा ब्रेक लिया है। यह सुनकर जेमिन कहता है, तो फिर मैं एक क्वेश्चन पूछ सकता हूं अपने समर स्कूल होमवर्क के बारे में? तभी जेमिन की नजर हमिन की नोटबुक और उस नोट पर जाती है। यह देखकर वो पूछता है, क्या आप जर्नल लिख रहे हो? मैंने भी एक लिखा है, ये मेरा होमवर्क था। यह सुनकर हमीन नोटबुक पकड़ते हुए कहता है, नहीं, ये जर्नल नहीं है। ये लेटर्स के कलेक्शन की तरह है और मेरा कोई इरादा नहीं है इसे सेंड करने का। ये एक ऐसी जगह है जहां मैं वो सब कुछ लिखता हूं जो कुछ भी मैं उसे कहना चाहता हूं। तभी उस नोटबुक से सुमंग का नोट नीचे गिर जाता है, जिसे जेमिन देख लेता है। इसी के साथ हमारी स्टोरी प्रेजेंट में आती है, जहां वो सभी एक कैफे में आ गए होते हैं और वहां सुमंग भी होती है, जो अनएक्सपेक्टेडली उनसे मिल गई थी। जेमिन सभी को उसे इंट्रोड्यूस कराता है और कहता है, ये सुमंग है। सभी इससे पहले ही मिल चुके हैं सिवाय जयह्योन के, है ना? तो बोमी कहती है, हाँ, वो पर्सन जो रास्ते पर, भी जिन्योंग कहता है, रास्ते पर जो अपने ही पैरों से गिर गई थी और रो रही थी, जबकि तुम अच्छे से ग्रोन अप हो चुकी हो। यह सुनकर सुमंग हैरान और शर्मिंदा हो जाती है। तो जेमिन बताता है, और ये मेरे ब्रदर की फ्रेंड भी है। यह सुनकर बोमी हैरान होकर कहती है, ओह, इसलिए जब तुमने फर्स्ट टाइम जेमिन को देखा था तो तुम सरप्राइज हो गई थी। तो सुमंग कहती है, मेरा फर्स्ट इंप्रेशन तुम पर शॉकिंग था, है ना? फिर आगे जेमिन बताता है, सोमंग मेरे साथ मेरे ब्रदर की मेमोरीज शेयर करती है जब मैं इसके लिए मॉडल बनता हूं आर्ट स्टूडियो में। मुझे ज्यादा मौके नहीं मिले अपने ब्रदर के बारे में सुनने के लिए। वहीं सोमंग अपने मन में सोच रही होती है, मैंने कहा था कि मैं इसे और इसके दोस्तों को कुछ यम्मी खिलाऊंगी, पर मुझे नहीं पता था कि हम ऐसे मिल जाएंगे। तभी जेह्योन जेमिन से पूछता है, तो तुम्हारे ब्रदर कैसे थे? क्या तुम्हारा रिलेशनशिप अच्छा था उनके साथ? ये सुनकर सोमंग मन में सोचती है, अगर मैं गौर करूं तो मैंने जेमिन से ज्यादा नहीं सुना हम इनके बारे में। जेमिन चुप रहता है, फिर स्माइल करता है। फिर हमें एक पास्ट सीन दिखाया जाता है जहां जेमिन कॉल पर रोते हुए कह रहा होता है, हमिन, ग्रैंडमा कह रही हैं मुझे अभी उनके पास ही रहना होगा। क्या यह सच है? उन्होंने कहा, मॉम और डैड को और काम करने की जरूरत है ताकि वो आपके स्कूल और प्राइवेट एकेडमी ट्यूशन का खर्चा उठा सकें, अगर आप अच्छे हाई स्कूल जाते हो तो। तभी उसकी ग्रैंडमा उसे रोकने की कोशिश करती है। आगे जेमिन बोलता है, इसीलिए मुझे यहां रहना होगा जब तक आप ग्रेजुएट नहीं हो जाते। मैं घर जाना चाहता हूं। ये कहते हुए वो तेज तेज रोना स्टार्ट कर देता है और तभी फोन कट हो जाता है। प्रेजेंट में जेमिन बताता है, सिर्फ एक उस फोन कॉल की वजह से उन्होंने उस स्पेशल पर्पस हाई स्कूल के एंट्रेंस एग्जाम को छोड़ दिया, जिसके लिए उन्होंने इतने लंबे टाइम से तैयारी की थी, ताकि वो मुझे घर ला सके। और उन्होंने हमारे मॉम डैड को मना लिया कि वो उन्हें जनरल हाई स्कूल में जाने दें। ये सुनकर सुमंग मन में सोचती है, हाँ, ये हमिन जैसा लग रहा है। आगे जेमिन कहता है, उन्होंने सैक्रिफाइस किया बिना किसी हेजिटेशन के अपने छोटे भाई के लिए। इस टाइप के पर्सन थे वो। इसके बाद हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां वो सभी कैफे से बाहर आ चुके होते हैं और अपने अपने घर जा रहे होते हैं। जाने से पहले जेमिन कहता है, मुझे सुमंग से कुछ बात करनी है, तो मैं उसके साथ जा रहा हूं। फिर आगे वो हिचकिचाते हुए कहता है, मैं खुश हूं तुम सभी से अपने भाई के बारे में बात करके। तुम सभी का शुक्रिया।
आज सभी चीज़ों के लिए। फिर वो सब बाएं बोलकर चले जाते हैं। इसके बाद सोमंग आगे चलते हुए जेमिन से पूछती है कि उसे किस बारे में बात करनी है। तो जेमिन कहता है, मुझे माफ़ करना आज दोपहर के लिए। मैं उस टाइम अच्छे मूड में नहीं था। नहीं, बल्कि अगर मैं अच्छे मूड में नहीं भी था तब भी मुझे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। सच कहूं तो तुमसे मिलने से पहले और तुम्हारी स्टोरी सुनने से पहले मैं तुम्हें ब्लेम करता था। ये सुनकर सोमंग काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और पूछती है, तुम जानते थे मैं कौन थी? तो जैमिन कहता है, नोटबुक में, मेरा मतलब मेरे भाई की नोटबुक मेरे पास है। इसी के साथ हमारा 49 चैप्टर कंप्लीट होता है। चैप्टर 50 की स्टार्टिंग होती है वहीं से जहां जेमिन सोमंग को बताता है कि उसके पास हमिन की नोटबुक है। यह सुनकर वो उसे हैरानी से देखने लगती है, फिर उससे पूछती है, क्या उसने मेरे बारे में उस नोटबुक में लिखा है? यह सुनकर जेमिन जल्दी से मना करने लगता है और कहता है, उन्होंने तुम्हें ब्लेम करने जैसा कुछ नहीं लिखा। अगर मैं ऑनेस्ट हूं तो मैंने तुम्हें ब्लेम किया था क्योंकि मुझे जरूरत थी किसी को ब्लेम करने की। उन्होंने जो उसमें लिखा उस वजह से नहीं, बल्कि उन्होंने जो उसमें लिखा वो तो। ये कहकर वो रुक जाता है और काफी ज्यादा निराश लगता है। फिर वो सुमंग से पूछता है, क्या तुम उसे खुद देखना चाहोगी? ये सुनकर सुमंग पूछती है, क्या मैं देख सकती हूं? तो जेमिन कहता है, मैंने उसे अपने पेरेंट्स से छुपाया। जब वो मुझे मिला मुझे फील हुआ हम इन नहीं चाहते थे कि इस बारे में हमारे पेरेंट्स को पता चले। तुम्हें यह दिखाना सही होगा, बल्कि मुझे लगता है वो यही चाहते थे। लेकिन मुझे नहीं पता इसे अब पढ़ना ठीक होगा या नहीं, जब 6 साल पहले ही बीत चुके हैं। तो डिसीजन करो। मुझे यकीन है तुम्हारे लिए ये काफी मुश्किल होगा। इसे पढ़ने से यकीनन पुराने इमोशंस वापस आ जाएंगे। सच कहूं तो तुम्हारे लिए अब अपनी लाइफ में मूव ऑन करना सही होगा। क्या फिर भी तुम ये पढ़ना चाहती हो? इसके बाद हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है जहां सुमंग एक झूले पर में बैठी होती है और सोचती है, मैं हमेशा आश्चर्य में रहती थी कि हमिन क्या सोच रहा था, लेकिन अब जब फाइनली मुझे ये जानने का मौका मिल रहा है तो मुझे अचानक से थोड़ा डर लग रहा है। मेरे ख्याल से मुझे बस बोल देना चाहिए था कि मैं नहीं देखना चाहती। क्या मुझे कॉल करके कह देना चाहिए? तभी जेमिन सोमंग को आवाज लगाता है। उसे देखकर सोमंग काफी चौंक जाती है और उससे पूछती है, तुम इतनी जल्दी वापस कैसे आ गए? तो वो हाँफते हुए कहता है, मैं पास में ही रहता हूं। फिर सोमंग उस नोटबुक को लेते हुए कहती है, तुम मुझे ये कल भी दे सकते थे। तो जेमिन कहता है, मुझे लगा तुम्हें ये अभी दे देना चाहिए। तुम अपना टाइम ले सकती हो इसे पढ़ने में। फिर सोमंग उस नोटबुक को देखते हुए कहती है, तो हमिन की हैंडराइटिंग ऐसी दिखती है। फिर सोमंग काफी निराश होते हुए कहती है, हे क्या कभी हमिन? ये कहकर वो रुक जाती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर वो पुरानी बातों को याद करते हुए अपने मन में कहती है, मैं अनजान थी और साइंस को पहचानने में असफल रही। मैं इतनी नैरो माइंडेड और अभिमानी थी कि समझ ही नहीं पाई कि तुम किस सिचुएशन से गुजर रहे हो। और मुझे आश्चर्य होता है कि क्या इसी वजह से तुम्हें और अधिक अकेलापन महसूस हुआ? तभी जेमिन कहता है, ये तुम्हारी वजह से नहीं था। उस टाइम के दौरान मेरे ब्रदर के ग्रेड्स लगातार कम होते जा रहे थे, तो वो काफी प्रेशर के अंदर थे। और ऊपर से मेरे डैड नफरत करते थे जब वो ड्राइंग करते थे। इसलिए जब बाद में पता चला कि मेरे भाई आर्ट स्टूडियो जा रहे हैं, तो घर पर चीजें कुछ टाइम तक काफी खराब हो गई थीं। मुझे यकीन है मेरे भाई के लिए ये सब काफी सफोकेटिंग था, लेकिन उन्होंने कहा था कि इस नोटबुक में लिखना उनके लिए आरामदायक था। जब एक बार तुम इसे पढ़ोगी तो तुम्हें खुद समझ आ जाएगा। तुम उनके लिए एक कंफर्टिंग प्रेजेंस थी। ये सुनकर सुमंग की आंखों से आंसू बह जाते हैं। फिर आगे वो पूछती है, क्या तुम मुझे बता सकते हो उस दिन क्या हुआ था हम इनके साथ? अगर तुम्हारे लिए मुश्किल हो इस बारे में बात करना तो कोई बात। तभी जेमिन बीच में बोलते हुए कहता है, मैं पूरे तरीके से श्योर नहीं हूं। ये तब हुआ था जब मैं बच्चा था, इसलिए मुझे ज्यादा चीजें याद नहीं हैं। लेकिन जो मुझे याद है, उस टाइम पूरे दिन बारिश हो रही थी। तभी हमारा सीन जेह्योन और स्योनहुई की तरफ जाता है, जहां जेह्योन स्योनहुई से कहता है, आखिर तुम मुझे लगातार फॉलो क्यों कर रही हो? तो स्योनहुई कहती है, तुम्हारा मतलब क्या है? मैं भी इसी डायरेक्शन में रहती हूं। फिर जेह्यन कहता है, वेल, तुम इस डायरेक्शन में क्यों रहती हो? तो सोनहुई कहती है, आखिर तुम इस बारे में मेरे मॉम डैड से क्यों नहीं पूछते? ये सुनकर जेह्यन कहता है, अरे ये तो एक अनब्रेकेबल अटैक था। फिर वो उसे देखने लगता है। तो स्योनहुई पूछती है, आखिर तुम क्या देख रहे हो?
तो वो कहता है, मैं बस सोच रहा था, तुम सच में बिल्कुल भी स्मूथ नहीं हो। तो स्योन हुई पूछती है, आखिर तुम ये किस बारे में बात कर रहे हो? तो वो कहता है, तुम जैमिन को पसंद करती हो। ये सुनकर वो काफी ज्यादा चौंक जाती है और हकलाते हुए मना करती है। ये देखकर जेह्योन को पता चल जाता है कि वो झूठ बोल रही है, तो वो उससे कहता है, तुम झूठ बोलने में अच्छी नहीं हो। आगे वो काम होते हुए कहता है, वैसे भी उसे पसंद करने का क्या फायदा अगर तुम उसे अपनी अच्छी बातों के पॉइंट्स नोटिस नहीं कराओगी। तो स्योन हुई कहती है, क्या? नहीं, शुक्रिया। तो वो कहता है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जब वह कमजोर स्थिति में हो तो तुम्हें उस पर अपना दांव खेलना चाहिए। मुझे भी इस तरह की चीजें पसंद नहीं हैं। लेकिन कम से कम तुम कुछ तो कर सकती थी, या फिर उसे दिलासा देने के लिए कुछ कह सकती थी। तुम रोई थी जब तुमने जेमिन की स्टोरी सुनी थी, तो क्यों तुमने उसके सामने इतना इंडिफरेंट एक्ट किया? ये सुनकर वो चौंक जाती हैं और शर्मिंदा हो जाती है। फिर उससे कहती है, मेरा कोई इरादा नहीं है उस पर मूव चलाने का, और ना ही मैं उसके साथ रिलेशनशिप में आने की कोशिश कर रही हूं, तो इसलिए अपने काम से मतलब रखो। ये सुनकर वो कंफ्यूज्ड हो जाता है और कहता है, क्यों? क्या ये एंड गोल नहीं होता जब हम किसी को पसंद करते हैं? तो सीओ एन हुई कहती है, ऐसा करना मेरे लिए बेशर्मी होगी। ये सुनकर वो और कंफ्यूज हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ जेएमइन सोमंग को सुसाइड वाले दिन के बारे में बताते हुए कुछ याद आता है, जिसे याद करके वो थोड़ा परेशान लगता है। उसे ऐसे देख सोमंग उसे पूछती है, क्या हुआ? क्या तुम सही महसूस नहीं कर रहे हो? पर वो कुछ नहीं बोलते हुए मन में सोचता है, मुझे बस अभी कुछ याद आया। तभी हमें पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है जहां बारिश के बीच जेमिन कहता है, मैं कभी कभी विश करता हूं कि मेरा कोई भाई नहीं हो। इसी के साथ हमारा 50 चैप्टर कंप्लीट होता। चैप्टर 51 की स्टार्टिंग पास्ट के उस दिन से होती है जिस दिन हामिन ने सुसाइड किया था। उस दिन पूरे टाइम बारिश हो रही थी। उसी बारिश के बीच जेमिन गुनगुनाते हुए अपने घर की तरफ जा रहा होता है और मन में सोचता है, मैं बस थोड़ी देर ही खेलूंगा क्योंकि हामिन घर आने वाले हैं। तभी रास्ते में उसे स्योन हुई दिखती है। उसे देख वो उसे हेलो करता है और पूछता है, तुम यहां क्या कर रही हो? तभी वो उसके हाथ में सामान देख लेता है। फिर स्योन हुई वहां से जाने लगती है, जिसे देख जेमिन अपना छाता उसकी तरफ करते हुए उसके पीछे आने लगते हैं। ये देखकर स्योन हुई पूछती है, आखिर तुम मुझे फॉलो क्यों कर रहे हो? तो जेमिन कहता है, तुम्हें कोल्ड हो जाएगा अगर तुम भीग गई तो। ये सुनकर स्योन हुई कहती है, इसकी जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने रेनकोट पहन रखा है। तो जेमिन कहता है, फिर भी। फिर वो दोनों साथ चलने लगते हैं जहां स्योन हुई जेमिन से कहती है, क्या तुम्हारे भाई समर ब्रेक में भी स्कूल जाते हैं? वो मेरे ब्रदर के ही एज के हैं। तो जेमिन कहता है, हाँ, हाँ, और वो क्रैम स्कूल और लाइब्रेरी भी जाते हैं। तो स्योन हुई कहती है, क्या तुम हाई स्कूलर्स के लिए सॉरी फील नहीं करते हो? इसलिए मैं हाई स्कूल नहीं जाने वाली। ये सुनकर जेमिन कहता है, कूल, पर मेरे ब्रदर का आज लास्ट डे है स्कूल में। तभी सीओएन हुई अपने ब्रदर के बारे में बात करते हुए कहती है, उफ, काश वो हमेशा के लिए स्कूल में ही सड़ते रहते। तो जेमिन कहता है, क्यों? मुझे तो अच्छा लगता है जब मेरे भाई घर पर होते हैं तो। ये सुनकर स्योन हुई कहती है, वेल, तुमने कहा था तुम्हारा भाई अच्छा है। मेरे भाई तो पहले से ही काफी परेशान करने वाले थे, लेकिन अब स्थिति और भी खराब हो गई है क्योंकि उन्होंने अचानक पढ़ाई करने का फैसला कर लिया है। जब वो हमेशा अपने दोस्तों के साथ खेलने बाहर जाते थे, तब बेहतर था। मुझे यकीन है कि तुमने कभी ये नहीं चाहा होगा कि तुम्हारा कोई भाई ना हो। पर तभी जेमिन कहता है, मैं भी। ये सुनकर स्योन हुई पीछे मुड़ती है। आगे जेमिन कहता है, मैं कभी कभी विश करता हूं कि मेरे पास कोई भाई ना हो, क्योंकि मेरे मॉम डैड के पास मेरे भाई हैं, इसलिए वो मुझसे कुछ उम्मीद नहीं करते हैं। हाँ, ये अच्छा है प्रेशर ना होना, लेकिन कभी कभी मैं लोनली फील करता हूं। लेकिन आगे वो खुश होते हुए कहता है, लेकिन मुझे शायद ही कभी ऐसा महसूस होता है। मुझे अपने भाई के साथ रहना सबसे ज्यादा पसंद है, और मेरे भाई ने कहा है कि वो भी मेरे बिना नहीं रह सकते। इसी बीच सेयोन हुई पीछे देख रही होती है। उसे ऐसे देख जैमिन उससे पूछता है, तुम क्या देख रही हो? तो सेयोन हुई पीछे की तरफ पॉइंट करते हुए कहती है, मैंने किसी को इस तरफ देखते हुए देखा, और वो काफी ज्यादा दुखी लग रहा था, जैसे मानो वो अभी रो देगा, लेकिन फिर वो गायब हो गया। ये सुनकर जैमिन डर जाता है और पूछता है, कहीं वो भूत तो नहीं था? तो सेयोन हुई कहती है, मुझे नहीं पता,
वो गायब हो गया जब मैंने वापस तुम्हारी तरफ देखा। ये सुनकर जैमिन डरते हुए पूछता है, वो कैसा दिखता था? जब मैं वापस जाऊंगा तो इस बारे में अपने भाई को बताऊंगा। तो स्योनहुई आगे बढ़ते हुए कहती है, वो लंबा था और मेरे ख्याल से थोड़ा पतला भी, और उसने एक यूनिफॉर्म पहन रखी थी। इसी के साथ हम प्रेजेंट में आते हैं, जहां स्योनहुई एक अपार्टमेंट की तरफ पॉइंट करते हुए कहती है, मैं इस तरफ जाऊंगी। और आगे कहती है, अब मुझे ये मत कहना कि तुम भी इसी सेम डायरेक्शन में जाओगे। तो जयह्योन कहता है, बिल्कुल नहीं। आगे वो उससे कहता है, तुम जानती हो, मैं तुम्हारे बारे में ज्यादा नहीं जानता हूं, क्योंकि हम एक दूसरे को बस स्कूल में देखते हैं। लेकिन तुम उस तरह की पर्सन हो जो हमेशा दूसरों के लिए सैक्रिफाइसेस करती है। ये सुनकर स्योनहुई कंफ्यूज हो जाती है और उससे पूछती है, क्या? तो जयह्योन वहां से वापस वाले डायरेक्शन में जाते हुए कहता है, कुछ नहीं, एनीवे स्कूल में मिलते हैं। पर स्योनहुई उसे वापस जाते हुए देख उससे पूछती है, आखिर तुम उसी रास्ते वापस क्यों जा रहे हो? तो वो कहता है, क्योंकि मैं इसी तरफ रहता हूं। ये सुनकर स्योनहुई कहती है, ये लगातार कह रहा था कि मैं इसे फॉलो कर रही हूं, पर ये खुद है जो मुझे फॉलो कर रहा था। फिर वो निराश होते हुए सोचती है, मैं आश्चर्य में हूं, क्या जेमिन ठीक होगा? वहीं दूसरी तरफ जेमिन हमिन के सुइसाइड वाले दिन, जो उसने स्योनहुई से कहा था, और उस टाइम उनके पीछे एक लड़का खड़ा था, ये याद करके वो काफी ज्यादा परेशान हो जाता है, ये सोचकर कि कहीं वो हमिन तो नहीं था, और कहीं उसने उसकी बात तो नहीं सुन ली थी जब उसने भाई ना होने की विश की बात करी थी। फिर वो खड़े होते हुए कहता है, सुमंग, मुझे माफ करना, पर अचानक से मुझे सही फील नहीं हो रहा है, मुझे जाना होगा। तो सुमंग कहती है, हाँ ठीक है, आराम करो, आज तुम जरूर थक गए होगे। फिर जेमिन वहां से जाने लगता है, जहां सुमंग उसे कंफ्यूज होकर देख रही होती है। इसके बाद हमें सुमंग के घर का सीन दिखाया जाता है, जहां सुमंग बाथ लेने के बाद उस नोटबुक को टच करती है, फिर अपने बेड पर बैठकर उसे देखने लगती है, जहां बाहर बारिश हो रही होती है। फिर सुमंग पास्ट की बात याद करती है, जब उसने आर्ट एकेडमी जाना स्टार्ट किया था। वो ये याद करते हुए बताती है, जब अब मैं दोबारा उन समर के दिनों को याद करती हूँ, तो मुझे याद है मॉनसून सीजन पर्टिकुलरली लंबा था और काफी ह्यूमिड भी। हवा नॉर्मल से ज्यादा घुटन भरी थी। फिर हमें एक सीन दिखाया जाता है, जहां सोमंग पपी के साथ खेल रही होती है, जहां गियोल उसे देखकर कहती है, तो तुम अभी भी उससे कांटेक्ट नहीं कर रही हो? तुमने कहा था उसका नाम हमिन है। ये सुनकर वो एकदम से रुक जाती है, फिर कहती है, मैं उसे कांटेक्ट नहीं करने वाली जब तक वो मुझे पहले कांटेक्ट नहीं करता। तुम जानती हो, मेरी भी प्राइड है। फिर आगे वो थोड़ा सोच कर कहती है, क्या मुझे अपने बाल दोबारा काट लेने चाहिए? ये सुनकर गायोल कहती है, क्या तुमने नहीं कहा था कि अब तुम हमेशा अपने बाल ग्रो करोगी, जब बहुत सारे लोगों ने तुम्हारे लंबे बाल की तारीफ करी थी? तो सुमंग ऑकवर्ड होते हुए हाँ कहती है। तभी उसकी नजर गयोल के लेग पर जाती है। उसे देख वो कहती है, वो तुम्हारे लेग पर कैसे स्क्रैचेस हैं? वो ऐसे लग रहे हैं जैसे नाइफ या किसी और चीज से बनाए गए हों। ये सुनकर गयोल जल्दी से अपनी उस चोट को ढक लेती है और काफी ज्यादा डर जाती है। उसे ऐसा करते देख सुमंग उसे काफी हैरानी से देखने लगती है। फिर आगे प्रेजेंट में सुमंग बताती है, सच में वो एक सफोकेटिंग सीजन था। तुम जानते हो, मेरे लिए सबसे मुश्किल ये था कि जब मेरे सबसे प्रेशियस लोग धीरे धीरे अंदर से मर रहे थे मेरे सामने, तब मैं क्लूलेसली चेयरफुल थी। इसके बाद हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहां जेमिन स्योनहुई को पकड़ते हुए पूछ रहा होता है, क्या तुम्हें याद है, तुमने उस दिन क्या देखा था? याद है, हमने कैसे सोचा था कि वो एक भूत है? तुमने कहा था तुमने एक लड़के को यूनिफॉर्म पहने देखा था। क्या वो यूनिफॉर्म सेम थी जो मैंने अभी पहनी है? इसी के साथ हमारा 51 चैप्टर कंप्लीट होता है। तो दोस्तों, बस इतना ही। अगर पसंद आया हो तो अपना समर्थन जरूर दिखाएं, लाइक और सब्सक्राइब करके।